नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 17 लेसन पढ़ रहे थे, तारे और सौर परिवार। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने कल खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा था, चंद्रमा की कलाओं के बारे में अध्ययन किया था और हमने चंद्रमा के पृष्ठ के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम बच्चों तारों के बारे में और तारामंडल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, तारे, यदि हम तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं तारे। बच्चों, जब हम रात्रि के अंदर छत पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि आकाश में हमें असंख्य टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं और कुछ तारे इसमें जो होते हैं, सभी तारे हमें एक जैसे चमकीले नहीं दिखाई देते। कुछ तारे बहुत अधिक चमकीले होते हैं, कुछ तारे जो होते हैं कम चमकीले होते हैं। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, सभी तारों का रंग एक जैसा होता है क्या? वास्तव में ये तारे जो होते हैं वो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि इनका प्रकाश ये दीप्त पिंड है ना। दीप्त पिंड जो होते हैं वो अपने स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, तो तारे भी जो है वो दीप्त पिंड में आएंगे। अब देखो, तारे जो होते हैं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य एक तारा है। ये सूर्य जो होता है वो अन्य तारों की तुलना में हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता? बड़ा इसलिए दिखाई देता बच्चों, क्योंकि सूर्य जो है अन्य तारों से बहुत नज़दीक है, हमारे पास है ना। जबकि तारे जो है सूर्य से भी बहुत अधिक दूरी पर है, इसीलिए वो हमको छोटे दिखाई देते हैं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास रखी हुई, देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास दो फुटबॉल है, एक फुटबॉल हमने अपने पास रखी है, दूसरी 100 मीटर की दूरी पर रखी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास में रखी हुई जो फुटबॉल है वो बड़ी दिखाई देगी और 100 मीटर की दूरी पर रखी हुई फुटबॉल हमें छोटी दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पास में रखी हुई वस्तु है वो हमें बड़ी दिखाई देगी और जो अधिक दूरी पर है वो छोटी दिखेगी। ठीक उसी प्रकार से सूर्य जो है वो अन्य तारों की अपेक्षा थोड़ा नज़दीक है। अन्य तारे जो हैं वो सूर्य से लाखों किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए वो हमको अधिक छोटे दिखाई देते हैं और सूर्य हमको बड़ा दिखाई देता है। अब देखिए बच्चों, सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है ना। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तो सूर्य के बाद एक दूसरा निकटतम तारा और है जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंटोरी। क्या नाम है इसका? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। और इसकी दूरी पृथ्वी से यदि हम देखें तो इसकी है 40 लाख करोड़ किलोमीटर। आया समझ में? अब चलते हैं हम आगे चले तो क्या हम इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ेंगे? इस दूरी को आसानी से लिखने का एक तरीका है, जैसे हम लिख सकते हैं इसको 4 × 10⁻13 3 6 9 12 और ये 13। समझ में आ गया? तो 4 × 10⁻13 हम लिख सकते हैं इसको किलोमीटर। ठीक है। तो ये किसकी दूरी है? ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी है पृथ्वी से। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, कुछ तारे जो होते हैं वो इससे भी कई अधिक दूरी पर होते हैं, है ना। तो इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक से नापा जाता है। अब इतनी लंबी दूरियों को हम क्या किलोमीटर से नापेंगे तो बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो इसीलिए अधिक लंबाई की दूरियों को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। आ गया समझ में? अधिक लंबी दूरियों को नापने के लिए हम एक प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग करते हैं। ये प्रकाश वर्ष जो होता है इसके द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ज्ञात की जा सकती है। आया समझ में? अब ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है जिसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखो, प्रकाश की जो चाल है वो चाल कितनी है? 3 मिलियन किलोमीटर पर सेकंड, है ना। आया समझ में? इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट होती है। समझ में आया? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी को यदि हम मिनट में देखें, टाइम में देखें, तो 8 मिनट के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है।
पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं और अल्फा सेंटोरी जो है लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। कितना? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये जाना हमने विभिन्न तारों की दूरियां पृथ्वी से कितनी कितनी है ना। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न बनते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बनता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, है ना। तो किसे कहते हैं प्रकाश वर्ष? कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, और अधिक लंबी दूरियों को नापने के लिए जिस मात्रा का उपयोग करते हैं उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और फिर प्रश्न बनता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। और एक प्रश्न और बनता है कि प्रकाश की चाल कितनी है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड है। समझ में आ गया? 3 प्रश्न। अब देखिए बच्चों, वास्तव में दिन के समय भी आकाश में जो है तारे होते हैं, लेकिन उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। देखो तारे तो आसमान में ही रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे वो, दिन में कहीं नहीं जाते, होते वो आसमान में ही है, लेकिन सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। तथा कुछ प्रमुख तारे और तारों के समूह जो होते हैं वो आकाश में लगभग 2 घंटे या अधिक समय तक यदि हम उनको देखें, उनका पता लगाएं, जैसे रात्रि के समय में, गर्मियों के मौसम में जब हम आकाश के अंदर जाते हैं तो हमको कई प्रकार के तारों के समूह जो होते हैं विभिन्न आकृतियों के अंदर दिखाई देते हैं, है ना, तो उनको हम तारामंडल कहते हैं, है ना। तो हम ये पाएंगे कि तारे जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम आकाश के अंदर तारों की स्थितियों को देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि तारे जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो प्रश्न बनता है कि तारे जो होते हैं, तारों की गति किस प्रकार से होती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है ना, शुक्र तारा, जिसे भोर और संध्या का तारा हम कहते हैं, है ना। और कोई तारा जो होता है सूर्यास्त होते ही उदय होता है, ध्रुव तारा, और सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है ना, ध्रुव तारा। और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए हमेशा हमको प्रतीत होते हैं। अब देखिए बच्चों, पहली यहाँ पर याद करती है कि जब वो किसी रेलगाड़ी में बैठती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पास के जो पेड़ होते हैं वो और भवन सब पीछे की दिशा में चलते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। और यदि हमें तारे जो होते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमको जब ट्रेन में बैठते हैं तो हमको लगता है कि पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं, भवन पीछे की ओर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही हमको जो है ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि सूर्य जो होता है हमेशा पूर्व में उदय होता है। हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि सूर्य हमेशा जो है पूर्व में क्यों उदय होता है और हमेशा पश्चिम में क्यों अस्त होता है। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम के अंदर अस्त इसलिए होता है, क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी जो होती है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी कारण सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होता है और हमेशा पश्चिम दिशा के अंदर अस्त होता है। ये भी एक प्रश्न। देखिए बच्चों, हमने एक छाता लिया है, इस छाते को हमने खोला है, खोल करके हमने कागज़ को काटकर छोटे छोटे स्टार बनाए, 10 से 15 स्टार बना लिए। और देखिए हमने छाते की केंद्रीय छड़ पर एक तारा चिपकाया, यहाँ पर सेंटर में एक स्टार चिपकाया और बाकी सारे तारे जो होते हैं हमने इसकी बाउंड्री के ऊपर चिपका दिए, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि जब छाते की केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में पकड़कर घुमाते हैं, देखो जब हम हाथ से घुमा रहे हैं इसको तो हम देखते हैं कि छाते पर चिपकाए हुए सभी तारे जो होते हैं गति करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जो सेंटर वाला तारा होता है वो गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये तारा जो है, ये तारा कौन सा तारा है? हम मान सकते हैं कि ये तारा एक ध्रुव तारा है जो कि पृथ्वी की एक्सिस में स्थित है और पृथ्वी के अक्ष पर स्थित होने के कारण ये तारा हमको जो है ऐसा ही लगता है कि ये पृथ्वी के अक्ष पर ही स्थित है, एकदम सीधा दिख रहा है आपको, सेंटर में स्थित है
और इसी प्रकार से जो ध्रुव तारा होता है वो भी पृथ्वी के अक्ष पर स्थित होने के कारण ही जो है हमको हमेशा स्थिर दिखाई देता है। तो ध्रुव तारे की पहचान करने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत ही अच्छा सा, है ना, कि सभी तारे जो होते हैं गति करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा जो होता है हमेशा स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के अक्ष पर स्थित होता है। ठीक इसी प्रकार से ये इसके हैंडल पर स्थित है ना, तो इसीलिए ये गति करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, बाकी सारे तारे गति करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ध्रुव तारा भी ऐसे ही होता है। तो चलते हैं अब ध्रुव तारा देख लेते हैं। अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी और पृथ्वी की जस्ट ऊपर एक्सिस के ऊपर ही ध्रुव तारा स्थित है, इसीलिए ये हमको हमेशा कैसा दिखाई देता है? स्थिर दिखाई देता है ना। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित होता है। ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है, बिल्कुल सीधा, है ना, और घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ये हमको स्थिर दिखाई देता है। कभी भी ये हमको गति करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब देखिए, वास्तव में ध्रुव तारा ही एक ऐसा तारा है जो कि पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित होता है और ये गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, हमेशा ये स्थिर रहता है, इसीलिए इसको अटल तारा भी कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, हम तारामंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, तारामंडल किसे कहते हैं? देखो, जब हम शाम के टाइम या रात्रि में जब हम छत पर जाते हैं और आकाश की ओर देखते हैं, तो हम आकाश के अंदर बहुत सारे तारों के ऐसे समूह विभिन्न आकृतियां लिए हुए देखते हैं, यानी कि पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के जो समूह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। जब हम आसमान की ओर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि तारों के बहुत सारे समूह ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, है ना। तो तारों के ऐसे समूह जो विभिन्न आकृतियों के अंदर जुड़े होते हैं, विभिन्न आकृतियों को बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। समझ में आ गया? अब प्राचीन काल में मनुष्यों ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की थी। प्राचीन समय से ही जो है तारामंडल के बारे में जानकारियाँ हमें प्राप्त होती रही है और तारामंडलों की आकृतियाँ उन व्यक्तियों की सुपरिचित वस्तुओं के समान थी। अब चलते आगे कि क्या कह रहे हैं। अब देखो बच्चों, रात्रि के अंदर जब हम छत पर जाते हैं तो आकाश के अंदर विभिन्न प्रकार के तारों के समूह की आकृतियों को देखकर तारामंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि तारामंडल भी कई प्रकार के होते हैं ना। कौन सा तारामंडल जो है उसकी आकृति कैसी होती है, किस तारामंडल की आकृति कैसी है, उसके बारे में जब हम जानेंगे तभी तो हम उसको पहचान पाएंगे, नहीं तो कैसे पहचान पाएंगे, है ना। तो कोई भी विशेष तारामंडल कैसा दिखाई देता है, उसकी आकृति कैसी होती है, वो कितने तारों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हमें जानकारी जब होगी तभी हम जा कर के और आकाश के अंदर विभिन्न तारामंडलों को ढूंढ पाएंगे और पहचान पाएंगे, है ना। तो चलते हैं अब विभिन्न तारामंडलों की आकृतियां देखते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, तारामंडल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रेट बियर है, सप्तऋषि है, ओरायन है, कैसियोपिया है, लियो मेजर है ना। बहुत सारे तारामंडल होते हैं, लेकिन हम सभी तारामंडलों का वन बाय वन करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तऋषि, जिसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, है ना। अब ये जो तारामंडल होता है, देखो प्राचीन काल में जल पीने की जो कलछी होती थी उसके आकार का होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो होता है, देखो बच्चों, ये 7 तारों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर 3 तारे जो होते हैं वो कलछी के हैंडल में लगे होते हैं, 1 2 3, 3 तारे तो यहाँ पर है और 4 तारे इसकी कलछी में लगे होते हैं, है ना। कैसे? देखो, ये तो हो गए 3, 1 2 और 3, और 4 इसमें लगे, 1 2 3 और 4, दिख रहे हैं आपको। हमारे घर के अंदर देखा होगा परिंद के ऊपर या जहाँ पर हमारे मटके वगैरह पानी पीने की जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ पर कलछी रखी होती है और हम मटकी के अंदर कलछी से ही पानी लेते हैं ना। तो सेम उसी कलछी के आकार में ये सप्तऋषि होता है। इसका दूसरा नाम ग्रेट बियर भी है। इसको देखने के लिए हम कब देख सकते हैं? इसको हम जो है गर्मी के मौसम में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। जैसे ही रात्रि होती है तो हम 7:30-8 बजे जो है रात्रि के आरंभ में हम इसको देख सकते हैं ना। हाँ, गर्मियों के मौसम में रात्रि के प्रथम पहर में, है ना, हम इस तारे को देख सकते हैं। इसका दूसरा नाम ग्रेट बियर भी है, इसको बिग डिपर भी कहते हैं, इसको अर्सा मेजर भी कहते हैं और इसको सप्तऋषि भी कहते हैं। 4 नाम है इसके। और ये कलछी के आकार का भी कहलाता है, कलछी के आकार का भी है, और ये अगर हम इसको उल्टा रखेंगे तो प्रश्न चिन्ह के आकार का जैसा भी लगता है समझ में। और ये 7 तारों से मिलकर बना होता है।
3 तारे इसके हैंडल में होते हैं और 4 तारे कलछी के अंदर लगे होते हैं। तो हम अब जब हमें इसकी आकृति मालूम चल गई तो हम रात्रि में जब छत पर जाएंगे और आकाश में देखेंगे तो जल्दी से आकृति को पहचानने का प्रयास करेंगे कि कलछी के आकार का तारामंडल कहाँ है, सप्तऋषि कहाँ है, ग्रेट बियर कहाँ है, बिग डिपर कहाँ है, अर्सा मेजर कहाँ है ना, ये इसके नाम है ना। तो इस तरीके से हम सप्तऋषि तारामंडल को पहचान सकते हैं। चलो अब देखिए बच्चों, सप्तऋषि जो तारामंडल है ये 7 प्रसिद्ध नवीन भारतीय संतों और ऋषियों के नामों से के साथ भी संबंधित है ना। 7 जो है प्राचीन जो है भारतीय संत इससे जुड़े हुए हैं, ऋषि इससे जुड़े हुए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र के अंदर दर्शाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करता है। ये सप्तऋषि जो तारामंडल है ये वेदों का शाश्वत ज्ञान को भी इंगित करता है। तथा इसके अंदर देखो ये हमारे ऋषि हैं जिसमें मरीचि है, वशिष्ठ ऋषि है, श्रृंग ऋषि है, अत्रि है, पुलस्त्य है, पुलह है, ऋतु है, ये सब हमारे ऋषियों के नाम है ना। हाँ, और विभिन्न संत हैं हमारे, अलकारद है, मिजार है, अलियोथ है, मेघरेज है, फेगदा है, मेरक है, डब्बे है ना। ये सब हम कह सकते हैं कि सप्तऋषि जो तारामंडल है ये हमारे 7 प्राचीन भारतीय संतों और ऋषियों के नामों से भी संबंधित है ना। उसके द्वारा भी हम इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। और ये हमको सप्तऋषि जो तारामंडल है ये हमको वेदों का शाश्वत ज्ञान भी बताता है। अब देखिए बच्चों, सप्तऋषि की सहायता से हम जो है ध्रुव तारे की पहचान भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। गर्मियों में हम रात्रि के समय में 9 बजे के आसपास जो है हम इसको देख सकते हैं, जबकि आकाश में जो है चंद्रमा भी होता है, तो उस समय हम जो है सप्तऋषि को पहचानेंगे, है ना। अब हम देखेंगे कि सप्तऋषि, अभी हमने देखा था सप्तऋषि 7 तारों से मिलकर बना होता है। ये सप्तऋषि देखो 1 2 3 तो इसके हैंडल में हो गए और 4 इसकी कलछी में, 1 2 3 और 4। जस्ट इसकी सीध के अंदर ऊपर की ओर जब हम नज़र घुमाएंगे तो हम देखते हैं कि एक स्थिर तारा हमें दिखाई देता है, वो तारा हमारा ध्रुव तारा कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे की पहचान भी कर सकते हैं ना। आया समझ में? कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो सप्तऋषि को पहचानेंगे। सप्तऋषि की आकृति जब हमें मिल जाएगी तो इसकी कलछी के जो दो तारे ऊपर की ओर जा रहे हैं वहीं पर ऊपर की ओर नज़र को ले जाएंगे तो हम देखते हैं एक स्थिर तारा हमें दिखाई देगा, चमकीला, वो कहलाएगा हमारा ध्रुव तारा। समझ में आया? तो सप्तऋषि तारामंडल का उपयोग कहाँ किया जाता है? ध्रुव तारे की पहचान करने में, ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात करने के लिए भी हम सप्तऋषि तारामंडल का उपयोग करते हैं। अब देखिए, सप्तऋषि जो होता है ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। हम ध्रुव तारे को और पहचानने का और तरीका हमारे पास क्या है कि जो सप्तऋषि होता है ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है और ये ध्रुव तारे की परिक्रमा भी करता हुआ दिखाई देता है। तो हमको ध्रुव तारे को पहचानना है तो हम क्या करेंगे, जब हम ऊपर छत पे जाएंगे रात्रि में और रात्रि के अंदर जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सप्तऋषि को पहचानेंगे। और सप्तऋषि को पहचानते हुए हम देखेंगे कि सभी सप्तऋषि की जो कलछी है, जैसे बहुत सारे सप्तऋषि होंगे आसमान के अंदर, तो है ना, तो इन सप्तऋषि के बीच में जैसे 4 सप्तऋषि है, 5 सप्तऋषि है, तो इनके बीच में जो एक अटल तारा दिखाई देगा, स्थिर तारा जो दिखाई देगा, और ये सप्तऋषि जो होंगे वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं और ये ध्रुव तारे की परिक्रमा लगाते हुए दिखाई देंगे, है ना। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं और एक तारा स्थिर है बीच में, है ना। वो स्थिर तारा क्या कहलाएगा? ध्रुव तारा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम सप्तऋषि के द्वारा, सप्तऋषि तारामंडल के द्वारा ध्रुव तारे की पहचान भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ओरायन दूसरा तारामंडल कौन सा है? ओरायन तारामंडल जो होता है ये भी एक विख्यात तारामंडल है, बहुत फेमस तारामंडल है और इसको हम सर्दी की रात्रि में देख सकते हैं। अभी हमने देखा था सप्तऋषि को गर्मियों की रात्रि में देख सकते हैं और इसको सर्दी की रात्रि में देख सकते हैं और मध्य रात्रि में देख सकते हैं। सप्तऋषि को तो हम गर्मियों के मौसम में रात्रि के प्रथम पहर में देखते हैं, जबकि ओरायन को हम सर्दियों के मौसम में मध्य रात्रि के अंदर देख सकते हैं। और ये भी आकाश में सबसे भव्य तारामंडलों में से गिना जाता है और इसको हम शिकारी तारा भी कहते हैं। इसके अंदर भी 7 और 8 तारे होते हैं और
इसको ओराइन भी कहते हैं और शिकारी तारा भी कहते हैं, है ना। अब देखिए ये हमारा ओराइन है। देखो ओराइन के अंदर 3 तारे जो होते हैं वो शिकारी की बेल्ट में होते हैं, ये देखो दिख रहे हैं आपको, है ना। 3 तारे इसकी बेल्ट में होते हैं या पेटी को निरूपित करते हैं और 4 तारे चमकीले चतुर्भुज के रूप में होते हैं। 1 2 3 और 4, ये 4, ठीक है। टोटल कितने तारे हो गए इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तारों का समूह है ये, ठीक है। 7 से 8 तारों का समूह होता है। तो 4 तारे जो होते हैं इसके चतुर्भुज में होते हैं और 3 तारे जो होते हैं इसकी बेल्ट के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आकाश के अंदर ये हमको सर्दियोसर्दियों के मौसम में मध्य रात्रि के अंदर दिखाई देता है और देखो बिल्कुल शिकारी की तरह ही लग रहा है हमें, है ना। और इसको हम शिकारी तारा भी कहते हैं, इसको ओराइन भी कहते हैं। 8 तारों का समूह है, ठीक है। सर्दियों के मौसम में रात्रि में दिखाई देता है। अब देखिए बच्चों सीरियस, ये भी एक तारामंडल है। सीरियस जो होता है आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा, आकाश के अंदर सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस तारामंडल, और ये ओराइन के बिल्कुल पास में दिखाई देता है हमको, है ना। ये देखो ये ओराइन है। ओराइन के जो बीच का जो बेल्ट है इसके अंदर जो 3 तारे होते हैं, इस बेल्ट के सीध के अंदर जो हमको चमकीला तारा दिखता है उसको कहते हैं सीरियस। समझ में आया। जैसे हमने अभी सप्तऋषि से ध्रुव तारे की पहचान करी थी, ठीक उसी प्रकार से ओराइन से हम सीरियस की पहचान कर सकते हैं कि ओराइन का जो बेल्ट होता है, बेल्ट में जो 3 तारे होते हैं उसी की सीध में आगे जब हम नज़र घुमाते हैं तो हमको एक चमकीला तारा दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरियस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक चमकीला तारा होता है। अब देखिए उत्तरी आकाश में एक और तारामंडल होता है जिसको हम कहते हैं कैसियोपिया, है ना। कैसियोपिया भी जो है सर्दी में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है। जैसे हमने देखा कि ओराइन जो है वो सर्दी में दिखता है लेकिन रात्रि के मध्य पहर में दिखता है, लेकिन कैसियोपिया जो होता है ये सर्दी के अंदर दिखता है लेकिन प्रथम पहर में दिखाई देता है। और ये अंग्रेजी में W के आकार का या फिर M के बिगड़े हुए रूप के विकृत रूप के जैसा हमें दिखाई देता है, जैसा कि अभी आपको चित्र में दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा कैसियोपिया है ना। देखो सर्दी की रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है और ये हम कह सकते हैं या तो W के आकार का होता है या फिर ये बिगड़े हुए M के आकार का हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा ओराइन, ये हमारा सप्तऋषि, समझ में आया। और ये है हमारा लियो मेजर, ठीक है। देखिए लियो मेजर भी एक तारामंडल है जो कि देखो कितने तारों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 तारों से, ये भी 7 तारों का एक समूह है, इसको हम कहते हैं लियो मेजर,